इस वीडियो में विप्रो का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस से, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ये भी समझेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि विप्रो का स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस बता देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या कोई कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। लाखों कंपनीज हैं, हम हर एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले एक ये डिसीजन लेना होता है कि क्या ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है या इस कंपनी में ग्रो करने का पोटेंशियल है। उस बेसिस पे हमें काफ़ी सारी कंपनीज में से कुछ कंपनीज शॉर्टलिस्ट करनी होती हैं एंड फिर उस कंपनी को टेक्निकली एनालाइज किया जा सकता है ताकि हम पता करें कि उसमें हमें इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रिलायंस का, अब रिलायंस जो कंपनी है वो आज भी अच्छी कंपनी है, कल भी अच्छी कंपनी है और परसों भी वो अच्छी कंपनी ही रहेगी। तो उसमें हम इन्वेस्ट कब करें, आज करें कल करें, क्योंकि देखो प्राइस ऊपर नीचे होता है, हमें एक बेस्ट एंट्री पॉइंट भी देखना होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में। और इसमें इस वीडियो में हम दोनों चीजें ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में ही आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और अपनी एक्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये एनालिसिस वीडियो पहुंच सके। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस की हम एक टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं। टॉप डाउन में हम इंडस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह से शुरू करेंगे एंड कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। विप्रो अनडाउटेडली एक आईटी सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मैं अगर बात करूं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री जो आईटी इंडस्ट्री है अभी कुछ टाइम में थोड़ा प्रेशर में चल रही है, लेकिन हम सबको पता है कि वो जो प्रेशर है वो टेम्परेरी है। इनफैक्ट जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं इस बार, उसमें भी सभी कंपनीज ने एक ये हमें आउटलुक दिया है कि जो डिमांड अभी वीक हुई है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हुई है, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक जो इम्पैक्ट हुए हैं, बट कंपनीज ने साफ साफ ये बात बता दी है कि जो ये डिमांड में शॉर्टफॉल आया है ये टेम्परेरी है और लंबे टाइम तक ये शॉर्टफॉल सस्टेन नहीं करेगा। तो कंपनीज की, सभी कंपनीज की जो आउटलुक था वो काफ़ी पॉजिटिव था। विप्रो में भी सेम था। मैनेजमेंट ने क्लियरली ये बताया कि हम कंपनी को लेके पॉजिटिव हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, जो उसमें मेजरली अगर आप देखें यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन में जो ये आपको रेड सिंबल्स दिख रहे हैं, मतलब कि ये चीज़ें डिक्लाइन हुई हैं, उनका उन्होंने क्लियरली रीज़न बताया कि कंपनी ने इस बार प्रमोशंस दिए हैं एम्प्लॉयज़ को और उस वजह से थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हिट आया है। साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया कि जो ये हिट है ऑपरेटिंग मार्जिन पे स्पेसिफिकली, उसको एक तरीके से कंपनी मान के चल रही है कि इससे वर्स्ट उस और कुछ नहीं हो सकता। और कंपनी एक काफ़ी पॉजिटिव है कि जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उसमें कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी। देखो मैं अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आईटी कंपनीज का अगर आपने लास्ट 5 से 7 साल का ट्रेंड देखा हो तो आईटी कंपनीज का Q1 और Q2 काफ़ी स्ट्रांग होता है, Q3 एवरेज होता है और Q4 उतना अच्छा नहीं होता। ये एक 5 से 7 साल का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। लेकिन अगर हमारा Q1 और Q2 ही इतना खराब हो चुका है तो उसके ऊपर अगर कुछ भी आएगा तो वो अच्छा ही दिखेगा। ये सिंपल सा एक ऐसा एग्जांपल है जैसे कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में फेल हो रहा है और नेक्स्ट टाइम वो अगर जस्ट ऑन ऑन द बॉर्डर लाइन पास ही होता है तो भी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिजल्ट्स। तो सेम आउटलुक आईटी कंपनीज का भी है। और उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, पैट जिसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग मार्जिन से ही डिराइव होती हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो आपको रेड दिख रही हैं ये भी अगर ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें भी इंप्रूव हो जाएंगी कंपनी की। इस बार कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल समरी जो ओवरऑल कंपनी का एक बड़ी पिक्चर देखें तो उसमें कंपनी एक डायमंड है। इस जैसी कंपनीज बहुत कम होती हैं जिसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हों। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो हल्का फुल्का ऑपरेटिंग मार्जिन जो भी इस साल ही हुआ है वहाँ थोड़ा हिट है, लेकिन उसके अलावा कंपनी ने एक कांस्टेंट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाई है और मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। फाइनेंशियल रेशियोज में भी
करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी, आरओसीई सब कुछ अच्छा है। ईपीएस एवरेज है, इसीलिए मैंने एम्बर कैलकुलेटर में मार्क किया है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत बड़ा थम्स अप है कंपनी के फंडामेंटल्स को। अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी कंपनीज से जो इस सेक्टर में लाई करती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, तो कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी से कम है। डेफिनेटली टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, लेकिन विप्रो भी बहुत अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली अगर आप सारे पैरामीटर्स देखें इसको, तो मुझे आरओसीई, डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो, इन्वेंट्री, प्लेजिंग भी नहीं है कंपनी में, तो कुछ भी मुझे यहाँ पे अभी दिक्कत नहीं लग रहा है। इसीलिए मैंने ओवरऑल फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रैंक किया है। हो सकता है दोस्तों आपका एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट हो, आपको एवरेज लगे या कुछ लगे, लेकिन मेरी नज़र में कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, तो मैंने 5 वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करके कंपनी की फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश की थी, और उसमें कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 502, यानी कि 502 रुपये। और करंट का कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 387, यानी कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ऊपर से अंडर वैल्यूड, यानी कि स्टॉक मार्केट में सेल लगी है, कंपनी उठा लो। सीधा सीधा फंडामेंटल्स तो हमें यही इशारा कर रहे हैं कि आपको एक बहुत अच्छी कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है। तो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बड़ा थम्स अप है इस कंपनी के लिए। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। मंथली का चार्ट ओपन है मेरे पास यहाँ पे, तो अगर आप देखें, मैं इसको जूम आउट करूँ, तो पहले तो काफ़ी साल कंपनी में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फ्लैट टू साइडवेज चार्ट था। और मेनली जब कोविड आया, यानी कि 2020 के अराउंड, वहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस जो था वो लगभग 190 से सीधा सीधा 750 के आसपास चला गया, 730 के आसपास चला गया, यानी कि 275 पॉइंट का परसेंट का लगभग स्टॉक में अपमूव देखा गया। और अगर हम अब करंट मार्केट प्राइस की बात करें, तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% गिर चुका है, 45 से 50% गिर चुके हैं, और अभी स्टॉक का करंट प्राइस 386.6 रुपीस चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, या करंट प्राइस पे क्या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली के चार्ट पे। देखो वीकली के चार्ट पे ना बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, एक जहाँ पे प्राइस अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। एंड वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे लगभग 2 महीने तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, और फिर एक ब्रेकआउट आया था वीकली के चार्ट पे, जहाँ से स्टॉक और ऊपर गया था। अब वीकली के चार्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बन रही है, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, उसके लिए मैं एक बार RSI इंडिकेटर डालता हूँ, और उस पर बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये मैंने RSI इंडिकेटर ड्रॉ कर दिया, ऐड कर लिया। देखो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये एक लो है स्टॉक का जो लगा था, एक बहुत डाउन मूव के बाद जो एक लो पॉइंट फॉर्म हुआ था, वहां से स्टॉक ने अप मूव दिया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर अप मूव दिया, एंड फिर नीचे आया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या बना, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ये वाला जो हाई बना था, इस हाई को मैं इस हाई से ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने दोनों हाई ज्वाइन कर दिए। हमें पता लग रहा है कि जो ये हाई पॉइंट है, ये 447 के आसपास का लेवल है, और जो ये हाई बना है ये 414 के आसपास का लेवल है। यानी प्राइस तो गिर रहा है, ये क्लियर है। लेकिन मैं RSI का चार्ट देखूं अगर, देखिए जब ये हाई बना तब RSI में ये हाई बना, और स्टॉक में जब ये वाला हाई बना तब RSI में ये हाई बना। यानी स्टॉक तो नीचे जा रहा है, लेकिन RSI ऊपर जा रहा है। दोस्तों इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मतलब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक नीचे जा रहा है लेकिन RSI ऊपर जा रहा है। ये चीज डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट होती है, और इसे एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। इसको मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर में बताता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें डेली के चार्ट पे जाना होगा। तो मैं डेली के चार्ट पे जाके आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाता हूँ। RSI मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। देखो डेली के चार्ट पे क्या हुआ ना, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ बार बार कि ये देखो स्टॉक लगातार गिर रहा है,
फिर अब ये साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो जो भी इसके लो बने हैं मैं उसको एक लाइन से मार्क कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी। ये ब्लैक लाइन मेरा स्टॉक का जो लो पॉइंट है उसको इंडिकेट कर रही है। अब मैं चार्ट को बहुत ज़्यादा जूम आउट करने वाला हूँ एक बारी के लिए, और देखते हैं कि जो पहले प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा था तब हुआ क्या था। देखो, ये एक अप मूव दिया था स्टॉक ने, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक अप मूव दिया था, उसके बाद काफ़ी टाइम स्टॉक साइडवेज रहा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था इस रेंज का, और ब्रेकआउट के साथ स्टॉक ने एक गैप क्रिएट किया था। ये एक गैप है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। जब भी दोस्तों एक गैप क्रिएट होता है एक बुलिश स्ट्रक्चर में, एंड प्राइस नीचे गिरती गिरती उस बुलिश गैप के अंदर आती है, तो वहां से एक जबरदस्त हमें बाउंस देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ गैप्स होता है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो इस चीज को समझ चुके होंगे अब तक। जो नए हैं उनको मैंने ये पॉइंट अब बता दिया। तो जो अगर आप देखें, जो ब्लैक लाइन है वो लगभग इस गैप के पास ही है, यानी प्राइस इस गैप में भी आ चुका है। ये एक और बुलिश सिग्नल है कि यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल या एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको इसके टारगेट्स बताता हूँ कि अगर यहाँ से हम जैसे सोच रहे हैं वो ठीक है, तो इसके टारगेट्स क्या निकल के आ सकते हैं। उसके लिए मैं दोबारा जाता हूँ मंथली के चार्ट पे। देखिए, मंथली के चार्ट पे अगर हम टारगेट्स की बात करें, तो सीधा सीधा देखो, जो मुझे इसमें एक ऐसा लेवल दिख रहा है जो प्राइस को एक बारी के लिए डेफिनेटली रोकेगा अगर यहाँ से रैली आनी शुरू होती है, तो वो है 530 540 के आसपास का लेवल। उससे पहले मुझे कोई भी एक ऐसा क्वालिटी का लेवल नहीं दिख रहा जो प्राइस को रोक दे। ऑफ कोर्स प्राइस सीधी लाइन में मूव नहीं करता, तो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाने लगेगा, डेफिनेटली एक बार इस लेवल के आसपास भी आके प्राइस रुकेगा, और यहाँ से हल्का फुल्का डाउन मूव भी आएगा, एंड वहां से फिर प्राइस जो जा सकता है वो 530 540 के आसपास के लेवल के आसपास जा सकता है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करें, एंड यहाँ से जो भी नीचे प्राइस आएगा उसमें हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं, एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई के टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। स्टॉक ऐसा है, डेफिनेटली इसकी बातें जब 700 प्लस चल रहा था तो सभी लोग कह रहे थे कि 1000 प्लस जा सकता है, और स्टॉक कैपेबल है 1000 प्लस जाने का। तो मुझे स्टॉक अभी के लिए, मुझे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उस बेसिस से मुझे ये स्टॉक बुलिश लग रहा है। लेकिन हमेशा हमारे पास एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए कि अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हुआ तो हमें किस लेवल पे एवरेज करना है। तो देखो दोस्तों, एवरेज करने का सीधा सीधा लेवल ये वाला है। ये बहुत अच्छा लेवल है। जब भी स्टॉक इस लेवल पे यानी कि 270 280 के आसपास इन केस अगर आ गया, वैसे तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, तो यहाँ पे हमें भर भर के इस स्टॉक को बाय करना है। यहाँ से बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।